ये है रमेश, जिनकी उम्र 70 वर्ष है और ये हमेशा बीमार रहते हैं। इनके पास सब कुछ है, जमीन जायदाद और भी बहुत कुछ, फिर भी अब इनकी ये हालत है। ये है रमेश की पत्नी गीता, जिनकी उम्र 63 साल है। वे हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं और बचे हुए समय में रसोई में हाथ बटा लेती हैं। ये है बड़ा बेटा नयन, जो खेती के काम करता है और शहर में भी इसका आना जाना लगा रहता है। ये है नयन की पत्नी सलोनी, जो इस परिवार में सबसे ज्यादा चालाक है। ये है छोटा बेटा कुमार, जो खेती बाड़ी का काम संभालता है। और ये है कुमार की पत्नी शोभा। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। शोभा बहुत ही सुलझी हुई और सबको साथ में लेकर चलने वाली लड़की है। वैसे तो यह परिवार बहुत अमीर है, क्योंकि रमेश ने दिन रात मेहनत की और खून पसीना एक करके यह सब कुछ कमाया है। पिता रमेश ने एक वसीयत बनाई है, जिसमें जमीन के 2 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा बड़े बेटे नयन का है और दूसरा हिस्सा छोटे बेटे कुमार का। पर वह वसीयत अभी तक बेटों को नहीं मिली है और न ही पिताजी ने किसी को यह बात बताई है। रमेश की बीमारी में ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब उनका आखिरी समय नजदीक आ गया था। रमेश ने अपने आखिरी समय पर सभी परिवार वालों को इकट्ठा किया और उन्हें वसीयत के बारे में बताया। मेरे बच्चों, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। मैंने जो भी कमाया है उन सब जमीनों, घरों और खेतों का मैंने बराबर बराबर 2 हिस्से कर दिए हैं। बेटा कुमार, एक तुम्हारा हिस्सा है और नयन बेटा तुम्हारा एक हिस्सा है। मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाइयों में कभी लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही वसीयत बना ली है। तुम लोग हमेशा खुश रहना और माँ का भी ख्याल रखना। इतना कहते कहते रमेश की मृत्यु हो जाती है। अब सभी लोग बहुत दुखी रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर में दुख का माहौल रहता है। रमेश की पत्नी हमेशा उनकी तस्वीर देखती रहती है और कहती है, आप इतने जल्दी क्यों चले गए? सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तब एक दिन बड़ी बहू सलोनी अपने पति नयन से कहती है, जी, हमेशा ऐसे ही गधा मजदूरी करने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे भोले भाले पति, मेरा मतलब यह है कि अब ससुर जी रहे नहीं और सारी जायदाद तुम दोनों भाइयों के नाम है। हाँ तो यही कि तुम अपने जमीन के कागजात लो और हम हमारे हिस्से में अच्छे से रहेंगे। ना तो सास की किटकिट और ना ही देवर देवरानी की झंझट। कुछ समझे? हाँ भाग्यवान, मैं तो सब कुछ समझ गया। तुम तो एकदम सही बात कह रही हो। तो जाओ अपनी माँ से वह पेपर लेकर आओ। हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। नयन अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, माँ, पिताजी ने जो घर की जमीन के कागजात आपको दिए थे वे कहाँ हैं? मुझे दे दो। बेटा, कागजात का तो मुझे कुछ पता नहीं। तेरे पिताजी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ऐसे कैसे हो सकता है? ना, तुम्हें जरूर पता होगा। मुझे क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी? तेरे पिताजी और मैंने तुझे छोटे से बड़ा किया, तेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा, और तू आज मुझे ही ऐसे बोल रहा है? वाह बेटे, वाह। नयन वहां से चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जायदाद के पेपर नहीं मिल रहे? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। वो ऐसे कि अब इनके पास कोई जमीन के पेपर नहीं है। इस हिसाब से ये सारी जमीन हमारी भी तो हो सकती है ना? हाँ भाग्यवान, मैं तो सब कुछ समझ गया। तुम तो एकदम सही बात कह रही हो। अगली सुबह नयन और सलोनी अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अब वक्त आ गया है कि कुछ सच्चाइयां सबके सामने आ जाएं। पिताजी अब रहे नहीं और अब सारी जिम्मेदारी हमारी है। आप खुद जानती हैं कि पिताजी ने जो वसीयत बनाई थी उसमें साफ साफ मेरा नाम लिखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अब शोभा और कुमार से साफ साफ कह दें
कि वे इस घर को छोड़ दें, क्योंकि अब यह घर, यह जमीन, यह सब कुछ मेरा है, हमारा है। यहाँ अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची। ये सब तुम्हारा कैसे हुआ? सभी चीजों में तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है। तुम्हें तो अब पता है ना नयन बेटा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी। शायद ये बात आप लोगों को पता नहीं है। मगर भैया, पिताजी ने तो खुद हमें कहा था कि इस जायदाद में दोनों का हिस्सा बराबर है, तो यह कैसे हो सकता है? तुझे क्या लग रहा है कुमार, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं तुझे वसीयत के कागजात दिखा सकता हूँ। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं है। बहुत हो गया तुम लोगों का। अब ये घर हमारा है, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। अब तुम लोग यहाँ से निकलो, वरना मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। अब शोभा, कुमार और उनकी माँ उस घर से निकलकर एक झोपड़ी में जाने लगे। ये झोपड़ी कुमार के पिताजी रमेश ने अपने नौकरों के लिए बनवाई थी, पर किससे पता था कि एक दिन उनके ही बीवी बच्चों को इस झोपड़ी में रहना होगा। घर के अंदर आते ही शोभा चारों तरफ टुकुर टुकुर देखती है और सोचने लगती है, अब हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। बेटा शोभा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे घरों में रहने की आदत नहीं है, पर समय ऐसा आया है कि हमें इसी झोपड़ी में गुजारा करना पड़ेगा। तुम रह लोगी ना इस घर में? माँ जी, मैंने कभी भी यह नहीं चाहा था कि हम ऐसे अलग हो जाएं। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि हम सब परिवार एक साथ रहें। और रही घर की बात तो माँ जी, मैं इस घर में आराम से गुजारा कर लूंगी। और फिर मेरे साथ आप और कुमार जी भी तो हैं, मेरा साथ देने के लिए। बेटा, एक तू है जो ऐसे सोचती है, और एक बड़ी बहू सलोनी है जो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। सास और बहू दोनों रसोई में चूल्हे के पास बैठकर सोचने लगती हैं कि घर में तो कुछ भी नहीं है, न अनाज, न ही कोई मसाले, और इतने पैसे भी नहीं है कि बाजार से कुछ सामान ला सकें। तो आज खाना कैसे बनाएं? तभी वहाँ कुमार थैलों में भरकर वह सारा सामान ले आता है जो रसोई में जरूरी होता है। बेटा, तू सामान ले आया। मैं तो यही सोच रही थी कि घर में न अनाज है न मसाले, तो खाना कैसे बनेगा। अच्छा हुआ तू ये सब ले आया। हाँ माँ, मेरे पास कुछ पैसे थे, उन्हीं से मैं ये सामान ले आया हूँ। कुछ दिनों के लिए अब यह सामान काफी है, तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगा जिससे कुछ पैसे आ जाएं और घर चलाने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है मेरे बेटे। बेटा शोभा, तुम कुछ खाने के लिए बना लो, जिसे खाकर अब हम आराम करेंगे। तुम भी बहुत थक गई होगी सुबह से। फिर सुबह देखते हैं आगे का काम। अब शोभा सभी के लिए खाना बनाती है और सबके लिए थाली परोसती है। सभी मिलकर अच्छे से अपना भोजन खत्म करते हैं। सभी लोग अपना खाना खाकर आराम करने जाते हैं। तब कुमार सोचता है, मेरे भाई और भाभी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा तो ठीक है, पर माँ के साथ इस उम्र में ऐसा क्यों किया? क्या जमीन जायदाद भैया को इतनी प्यारी है? वो लोग तो माँ तक का ख्याल नहीं किए। यहाँ कुमार की माँ भी सोचती हैं कि अब आगे सब कैसे होगा। बड़े बेटे नयन और बहू सलोनी ने तो इनके साथ धोखा किया है। क्या अब इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा? हे प्रभु, आप ही मालिक हो, सही रास्ता दिखाओ हमें। ये सब सोचते सोचते कब उनकी आंख लग जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। अब सुबह हो जाती है तो कुमार घर से निकलता है ताकि वह बाहर कोई काम ढूंढ सके। कुमार मन में बुदबुदाते हुए बोलता है, क्या पता आज कुछ काम मिलता है या नहीं। हे भगवान, आज कुछ काम मिल जाए, ऐसी कृपा करना। हमारी हालत तो आपको पता ही है। और भाई कुमार, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बड़ी जल्दी में दिख रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है, बस काम ढूंढने जा रहा हूँ। कोई काम मिल जाएगा तो अच्छा होगा। काम? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? तुम्हें कहीं और काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो इतनी खेती है कि कहीं और काम करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है, पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे दूसरों के यहाँ काम करना जरूरी हो गया है। वो सब छोड़ो, कहीं काम होगा तो बताओ,
हाँ, कुछ दिनों का काम तो है मेरी खेती में, क्या तुम करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। ठीक है, तो कल से आ जाना। अब दूसरे दिन कुमार खेती के काम के लिए आ जाता है। सुबह से लेकर शाम तक वह काफी मेहनत करता है और फिर उसे उसकी मेहनत की कमाई मिलती है। जब वह घर लौटने लगता है तब वह आदमी जिसने कुमार को खेती में काम दिया था उसे उसकी मेहनत की कमाई दे देता है। बेटा शोभा, हमारे वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप ऐसा बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? सुख दुख तो लगा ही रहता है और फिर इस घर में मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। एक दिन जब नयन कहीं जा रहा होता है तब गांव वाले आपस में बातें करते हैं। अरे तुमने सुना? ये जो रमेश का बेटा नयन है ना, इसने अपनी माँ, छोटे भाई और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया है। बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सोचो जरा, कोई ऐसा भी करता है भला अपने ही परिवार वालों के साथ? हाँ भाई, मैंने भी सुना है। इसने तो अपने भाई की सारी जमीन भी हड़प ली। बताओ कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। जाने दो, हमें क्या करना है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। नयन सब कुछ सुनता है पर कुछ नहीं कहता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी सलोनी से सब कुछ बताता है। सुनिए जी, लोगों का काम होता है कहना। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ठीक है ना जी? नयन कुछ भी कहता है और सिर्फ पत्नी सलोनी की बात सुनता रहता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब एक दिन जब सास बहू बाजार में कुछ ले रही थी तब सलोनी वहां से गुजरती है और फिर घर आकर कहते हैं, हमने तो कुमार, उसकी पत्नी शोभा और माँ को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था, फिर भी ये लोग इतने अच्छे से कैसे रह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो सलोनी, हमने उनका सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं है? मेरा छोटा भाई कुमार इतनी मेहनत करता है, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बस हो गया तुम्हारा। तुमने उनके साथ पहले ही बहुत गलत किया है, अब और नहीं। अच्छा जी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सब मैंने अकेले किया है। ये मत भूलो कि तुमने भी मेरा साथ दिया था उनको घर से निकालने में, और आज इन सब का जिम्मेदार मुझे बना रहे हो। हाँ, मानता हूं मैंने भी तुम्हारा साथ दिया था, पर वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब तो ना मैं अपनी माँ से आंख मिला सकता हूँ और ना ही अपने छोटे भाई से बात कर सकता हूँ। सलोनी कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप सब सुनती रहती है। इतना सब कहकर नयन वहां से चला जाता है। अब सलोनी बैठकर गुस्से में बोलती है, इन लोगों को तो मैं तब मजा छकाती हूँ। हाय बड़े मुझे गलत बोलने वाले, एक एक को सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी सलोनी नहीं। अगले दिन सलोनी अपने सास के घर पहुंच जाती है। सलोनी की आवाज सुनकर छोटी बहू शोभा रसोई से बाहर आती है और कहती है, अरे दीदी, आप आइए, बैठिए। आप आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? हाँ कुछ काम है, तभी तो आई हूँ। और सुन, ये तुम्हारा घर नहीं है, यह भी मेरा ही घर है। तुझे तो पता है ससुर जी ने वसीयत तेरे जेठ जी के नाम कर दी है और ये घर भी उसी वसीयत में आता है। इस हिसाब से यह घर भी हमारा है। तुम लोग जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। शोभा गिड़गिड़ाते हुए, पर दीदी हम लोग कहाँ जाएंगे? अब यही तो हमारा एक आसरा है, आप इसे हमसे मत छीनो। प्लीज दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी बहू, तुझे शर्म नहीं आती? पहले ही इनके हिस्से की जमीन तुम लोगों ने ले ली है। अब ये छोटी सी झोपड़ी जिसे कुमार ने मेहनत करके ठीक किया है, उसे भी छीनने आ गई है तू। माँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। ये घर 3 दिनों में खाली कर दो, वरना मैं थाने जाऊंगी और आप लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। बेटा शोभा, इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हमारी थोड़ी सी भी चिंता होती तो ये यहाँ इस झोपड़ी पर अपना हक जताने नहीं आती। बड़ी बहू सलोनी कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहां से चली जाती है। सास गीता बहू शोभा से कहती है, अब हम क्या करेंगे बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
माँ, इनको आ जाने दीजिए, देखते हैं वे क्या कहते हैं। एक तो ये असली वसीयत नहीं मिल रही है, अगर वो हमें मिल जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता और दीदी भी हमें घर से नहीं निकाल पाती। तब तक कुमार भी काम से आ जाता है। शोभा कुमार को सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी जेठानी उन लोगों को घर खाली करने की धमकी देकर गई है। कुमार कुछ भी नहीं कहता, बस सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं। माँ, देखिए ना, 2 दिन बीत चुके हैं। कल हमें यह घर खाली करना है, वरना दीदी हमारे खिलाफ थाने में कंप्लेन कर देंगी। हाँ बेटा, जानती हूँ। अब हम कर भी क्या सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो। अब अगले दिन सलोनी सुबह सुबह पुलिस के साथ कुमार के घर आ धमकती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हमारे घर में जबरदस्ती रह रहे हैं। इस घर के कागजात भी हमारे पास हैं, सलोनी कहती है। तब कुमार बोलता है, अभी सब कुछ लेकर भी आपके मन में शांति नहीं है? इस झोपड़ी को तो हमारे लिए छोड़ दो। इंस्पेक्टर गुस्से में बोलता है, ओ मिस्टर, ये घर इनका है। चुपचाप तुम लोग इसे खाली कर दो, वरना तुम लोगों को जेल जाना पड़ेगा, समझे? 2 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास, उसके बाद मैं फिर से आऊंगा। इंस्पेक्टर सलोनी से कहता है, आप चिंता मत करो, आपका घर आपको मिल जाएगा। इतना कहकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। अब सभी घर वाले चिंता में परेशान रहते हैं कि 2 दिन बाद क्या होगा। तब शोभा भगवान के सामने जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, आप तो सब जानते हैं ना कि हम कितने परेशान हैं। कृपया करके आप हमें कोई तो रास्ता दिखाओ। हमें कुछ पता नहीं है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब शोभा सभी के लिए भोजन बनाती है और सभी को परोसती है। सभी लोग बैठकर भोजन करते हैं। भोजन खत्म करके वे लोग आराम करने जाते हैं। जैसे ही शोभा की आंख लगती है, उसे एक सपना आता है जिसमें उसके ससुर जी उससे कुछ कह रहे हैं। बेटा शोभा, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत परेशान हो और इन सब परेशानियों की जड़ मैं हूँ। मुझे वो वसीयत तुम लोगों को दे देनी चाहिए थी, पर मैं उस समय ऐसा नहीं कर पाया। और मेरा बड़ा बेटा नयन और उसकी पत्नी सलोनी तुम लोगों के साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए मैं यह बताने आया हूँ कि मैंने वह वसीयत कहाँ रखी है। शोभा बेटा, वह वसीयत इसी घर के पीछे एक पत्थर के नीचे जमीन के अंदर है। वहीं से वसीयत निकालकर पुलिस को दिखा देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने कुमार और गीता का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। तब शोभा का सपना टूटता है। वो तुरंत यह बात कुमार और सास गीता को बताती है। तब कुमार मान से बोलता है, मान ये सच हो सकता है या फिर बस एक सपना है? आप ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बेटा, ये सच भी हो सकता है। हम एक काम करते हैं, हम सुबह घर के पीछे खोद कर देखते हैं कि क्या मिलता है। कुमार और शोभा भी गीता की बात मान जाते हैं। सुबह होते ही तीनों उस जगह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वहां पर एक पत्थर दिखाई देता है, जैसा कि सपने में रमेश ने बताया था। कुमार उस जगह को खोदने लगता है। काफी मेहनत करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसे एक संदूक दिखाई देता है जो एकदम चमक रहा था। उसे देखते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे ही कुमार उस संदूक को खोलता है, उसकी तो नजर ही नहीं हटती। उस संदूक में सोना, चांदी, जेवरात और एक पेपर रखा हुआ होता है। कुमार कहता है, माँ शोभा, देखो ना, कितना सारा सोना चांदी है और ये वसीयत के पेपर भी हैं। बेटा, ये तुम लोगों की मेहनत और ईमानदारी का फल है। अब इसे तुम लोगों से कोई नहीं छीन सकता है। अब कुमार खुशी खुशी उस संदूक को सिर पर रख लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है। घर आते ही शोभा बोलती है, माँ, अब तो हमारे पास वसीयत के पेपर आ गए हैं। अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा, है ना? हाँ बेटा, अब हम लोगों को इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा और जो तुम्हारा हिस्सा है वह भी तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है, तुम लोगों ने अभी तक घर खाली नहीं किया। सर, हम घर खाली ही करने वाले थे कि तभी हमें यह मिला और मुझे यकीन है
यह देखकर आप भी हमें घर खाली करने के लिए नहीं कहेंगे। ऐसा क्या है इसमें, दिखाओ मुझे। अब कुमार वह पेपर पुलिस के हाथों में दे देता है और जब पुलिस उसे पढ़ती है तब बोलती है, ये तो वसीयत के पेपर है। इसमें साफ साफ लिखा है सभी जमीनों में तुम्हारा भी आधा हिस्सा है। सलोनी, तुमने झूठ कहा और इनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट की। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम्हें भी जेल जाना होगा। सलोनी हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगने लगती है। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, इन्हें जिन्हें तुमने तकलीफ दी है। अगर ये माफ कर दें तो शायद तुम बच जाओ। आप सभी लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने सिर्फ गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया और साथ ही मैंने नयन को भी उकसाया आप लोगों को घर से निकालने के लिए। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा सलोनी, तूने जो किया बहुत ही गलत किया, पर अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। सलोनी को भी अपने के पर पछतावा होता है। अब सभी परिवार फिर से साथ रहने लगे थे। यहाँ नयन कुमार और माँ गीता ढेर सारी गप्पे मारते बैठते हैं। यहाँ बड़ी बहू सलोनी और छोटी बहू शोभा भी हंसी मजाक करते हुए खाना बनाती हैं। फिर वे सभी को भोजन परोसती हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है।